बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, याद है आप लोगों को? कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे और मुझे उम्मीद है कि समझ भी आई होगी बात। ठीक है, आसान ही है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज एक तो नया टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, सर्कुलर कॉइल के अंदर ही एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी बात सर्कुलर कॉइल से रिलेटेड ही होगी आज भी। लिखो अपनी कॉपी के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एटम, मैग्नेटिक फील्ड, वैभव ये फैन बंद कर दो जरा पीछे से। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एटम ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस 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 ठीक है, नहीं रहने दो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एटम ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इतना तो आप जानते हो कि एटम में बीचों बीच क्या होता है, बिल्कुल एटम के अंदर न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होती हैं, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाता है? अब बात सुनिए ध्यान से। हमने मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट की वजह से, और करंट बनती है चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से। अगर एटम की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने से बनेगी करंट, और करंट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो ऑर्बिट में चक्कर लगाने से सेंटर पर एक फील्ड बनेगा जिसे हम लोग नाम देने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। ठीक है, देखो कंसेप्ट बेटा ये है हमारे पास में कि ये तो हो गया एटम। एटम के सेंटर में ये हो गया हमारे पास में न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है आर रेडियस की ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है हमारे पास में वो है v। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ चक्कर लगाने से, अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से सेंटर पर डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सेंटर पर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर या सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पर, वो ये होता है, हमारा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0I/2r। बात समझ में आ रही है? अब हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट के होते हैं हमारे पास में 3 फॉर्मूले। बेटा करंट का पहला फॉर्मूला है FE। FE का मतलब है, F माने फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। डन। करंट का दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, और करंट का तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में VE/2πr। यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से करंट के 3 फॉर्मूले हमारे पास में आते हैं। अगर करंट के 3 फॉर्मूले हैं तो तीनों को बारी बारी से हम करंट की जगह पुट करके मैग्नेटिक फील्ड के भी 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है, हमें पता है ऑलरेडी। हम बारी बारी से तीनों की वैल्यू उठाते हैं और करंट की जगह पुट करते हैं। तो पहले वाली वैल्यू निकल कर आएगी μ0FE/2r। बेटा ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी भी एटम के सेंटर पर। एक बार हम उठाकर पुट करते हैं E/T, तो ये बनेगा μ0E/2r कैपिटल T। ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है एटम के सेंटर पर। और एक बार हम करंट की जगह पुट करते हैं VE/2πr, तो ये बन जाएगा हमारे पास में μ0/2r, और ये बनेगा VE/2πr। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4π VE/r²। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमारा एटम के सेंटर पर। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूले हमारे पास में बन गए। अगर हमें किसी भी एटम की ऑर्बिट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो भाई जर्नल फॉर्मूला तो ये है हमारे पास में।
जहां आप जानते हो कि म्यू नॉट है कांस्टेंट और म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। डन। आई है हमारे पास में करंट और स्मॉल आर है हमारे पास में ऑर्बिट की रेडियस, है ना, ऑर्बिट की रेडियस। अच्छा, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ये जो एफ दिख रहा है आप लोगों को, इस एफ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब है आरपीएस, मींस राउंड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने राउंड लगा रहा है। कैपिटल टी का है मतलब हमारे पास में टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पीरियड कहलाएगा। वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है। अरे समझ आ रही है बात। और स्मॉल ई है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर आपको जर्नल फॉर्मूला याद है जो कि ये है, और आपको ये याद है कि करंट की जगह आप क्या क्या रख सकते हो, करंट की जगह हम चाहें तो एफ ई भी रख सकते हैं, और करंट की जगह हम चाहें तो ई अपॉन टी भी रख सकते हैं, और करंट की जगह हम वी ई अपॉन 2πr भी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगी हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड काम होगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ आया नहीं आया। भाई सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन निकालने का तरीका भी हम देख चुके हैं, और प्रीवियस क्लास में यानी कल की क्लास में भरपूर क्वेश्चन भी हम उसके ऊपर कर चुके हैं। यहाँ तो हम सही मायने में उस फॉर्मूले का छोटा सा एप्लीकेशन कर रहे हैं। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर यानी यहाँ न्यूक्लियस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और देखो करंट की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, हम एफ ई भी रख सकते हैं, हम ई अपॉन टी भी रख सकते हैं, हम वी ई अपॉन 2πr भी रख सकते हैं। एफ का मतलब समझते हैं आप क्या है, फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने राउंड लगेंगे। टी का मतलब क्या है, एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और आर का मतलब है ऑर्बिट की रेडियस। समझ आ गई बात। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तनिष्का तुम्हें लेक्चर देखने पड़ेंगे 2-3 पीछे के, क्योंकि ये 3rd लेक्चर है आज हमारा। तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर मेरे पास में व्हाट्सअप करना, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, फिर तुम्हें यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4π की तो वैल्यू जानते हो ना बच्चों, क्या होती है, जानते हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है इतनी, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। हाँ बच्चों, हो गया।
चलिए बच्चों देखिए आगे, प्रॉब्लम नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ना बड़ा इजी है बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, बहुत आसान है। आपको सीधी सीधी एक सर्कुलर कॉइल दे रखी है, ठीक है, और कहा कि सर्कुलर कॉइल में जो करंट पास हो रही है वो है 10 एम्पियर, ठीक, और सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस आपको दे रखी है वो है 2 मिलीमीटर। आपको यहाँ सेंटर पर बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिक्टो, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है और फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है। आपको सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। अब बताइए हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है? सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, होता है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, अगर हम चाहें तो म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट की वैल्यू हो गई हमारे पास में 10 अपॉन 2, बेटा r हो गई मेरे पास में ये रेडियस, हो गई ना रेडियस, और जो आपको दे रखी है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर मीन्स 10 की पावर -3, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल। अब आप इसे सॉल्व करिए, 2 2 ये 4 कैंसिल आउट, सो बी नॉट इज इक्वल टू पाई तो आ जाएगा सामने, यह है 10 की पावर -7 और 1 यानी -6, ये -3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +3। सो बी नॉट इज इक्वल टू पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। लो साहब, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो इतना होने वाला है, पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। अब हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है कि डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि आंसर के साथ साथ डायरेक्शन लिखना भी ज़रूरी है। आधे नंबर में यानी हाफ मार्क्स में तो डायरेक्शन ही आती है। डायरेक्शन पहले आप ये देखो कि करंट पास कैसे हो रही है। करंट यहाँ ऐसे है, 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 ठीक है। हम सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, डन, फिंगर्स हो गई करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा बताओ कहाँ जा रहा है? अंगूठा जा रहा है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हमारे पास में आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और जब अंगूठा बाहर की तरफ जाता है तो उसे हम ऐसे दिखाते हैं सर्कल के अंदर डॉट बनाकर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अभी रुक जाइए 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिए, बातचीत नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, सर्कुलर कॉइल हमें दे रखी है, लेकिन इस बार सर्कुलर कॉइल ना अकेली नहीं है बच्चों। सर्कुलर कॉइल इस बार अकेली नहीं है। सर्कुलर कॉइल के अंदर हमने बहुत सारे टर्न बना रखे हैं, ऐसे बहुत सारे टर्न बना रखे हैं, बहुत सारे टर्न, ठीक है। सर्कुलर कॉइल की रेडियस जो आपको दे रखी है वो है 2 मिलीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स जो आपको दे रखे हैं वो है 1000, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। और सर्कुलर कॉइल में जो करंट पास हो रही है, यहाँ पर जो करंट पास हो रही है उसकी वैल्यू है 20 एम्पियर। सर्कुलर कॉइल में जो करंट पास हो रही है उसकी वैल्यू है 20 एम्पियर। यहाँ बताना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये भी बहुत आसान है, बस फर्क इतना है इससे पहले क्वेश्चन में और इसमें कि वहाँ तो अकेला लूप था ना, अकेला लूप, यहाँ अकेला लूप थोड़ी है, यहाँ तो बहुत सारे टर्न दे रखे हैं आपने। वायर को कई बार घुमा रखा है आपने, ऐसे घुमा रखा है ना, तो सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट NI अपॉन 2R। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर अकेला लूप होता तो N ना आता यहाँ पर, लेकिन यहाँ बहुत सारे टर्न्स दे रखे हैं तो इसीलिए आ गया हमारे पास में N, और फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। बेटा म्यू नॉट हो गया अपने पास में 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, N यानी टर्न्स, कितने टर्न्स हो गए? 1000 टर्न्स हो गए। करंट कितनी हो गई हमारे पास में? करंट हो गई है 20 अपॉन 2, रेडियस की वैल्यू हो गई 2 मिलीमीटर यानी 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। सिंपल हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर। अब आप देखो कि सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। 2 इंटू 2 4, ये 4 कैंसिल आउट, हमारे पास में बचा बी नॉट इज इक्वल टू, यह है बेटा 2 हमारे पास में,
ठीक है, 3 0 1 0 4 0, 10 की पावर -7 ख़त्म, 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर +3। बोलो बेटा समझ आ रही है क्या बात? 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 कैंसिल आउट। बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास में 2 टेस्ला। अच्छा पाई छोड़ दिया हमने, 2 पाई टेस्ला। डन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल। लगाएं राइट हैंड थंब रूल। बताइए करंट किस डायरेक्शन में पास हो रही है? ऐसे, ऐसे पास हो रही है। राइट हैंड लिया, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, रखा, अंगूठा बताइए कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। अंदर, अंदर जाने का मतलब है परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर, और जब अंगूठा अंदर जाता है तो गोले के अंदर क्रॉस लगा देते हैं। ये होगी, बोलो। हाँ जी, हाँ करंट की डायरेक्शन गिवन मिलेगी आपको, डायग्राम बना हुआ आएगा आपके पास में बिल्कुल अच्छे से, उसी हिसाब से आप करंट की डायरेक्शन बताओगे। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ इधर है, हमने फिंगर्स को रखा इधर, अंगूठा हमारा जा रहा है अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड यानी अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई ये, डायरेक्शन हो गई क्रॉस यानी इनवर्ड डायरेक्शन में। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बात समझ आ गई सभी लोगों को। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या होगा। बेटा थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में ये हमें एक एटम की ऑर्बिट दे रखी है। इस बार कोई सर्कुलर कॉइल नहीं है हमारे पास में, ये जो मैंने आपके सामने ये सर्किल बनाया है ये एक एटम की ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, एटम की ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। बताओ एटम के बीचों बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। डन। ये दे रखी है आपको रेडियस r, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है हमारे पास में वह है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, समझ आ रही बात? और रेडियस आपको दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, समझ आ रही है बात? ऑर्बिट की रेडियस आपको दे रखी है, ये r दे रखी है। आपको बताना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अभी आप एटम को मत देखो, आप ये देखो कि सर्कुलर कॉइल है या नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में है या नहीं है। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो पक्का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही होगी, करंट जा रही होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, समझ में आ रही बात? अच्छा, सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, वो होता है ये μ0 I अपॉन। अब बताओ मुझे यहाँ मैं I का कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ? I का एक फॉर्मूला तो हो गया ये, I का एक फॉर्मूला हो गया ये, और I का एक फॉर्मूला हो गया ये। जो भी डेटा आपके पास में हो वही I का फॉर्मूला यूज करो। फ्रीक्वेंसी तो आपको दे नहीं रखी है जो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ना ही टाइम पीरियड आपको दे रखा है, आपको दे रखी है वेलोसिटी और आपको दे रखी है रेडियस। तो करंट का हम तीसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से करंट की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2r, साथ में हो गया VE अपॉन 2πr। डन। बताइए फाइनली क्या आंसर बना आपके पास में? μ0 2 की मल्टीप्लाई 2 पाई में करेंगे 4 पाई, यहाँ क्या आएगा VE, और नीचे क्या आएगा r²। ये बन गया हमारा सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है? जरा बताइए आप मुझे, μ0 अपॉन 4 पाई कितना होने वाला है बेटा? 10 की पावर -7। खाली μ0 होता 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यहाँ है μ0 अपॉन 4 पाई, तो कितना होगा μ0 अपॉन 4 पाई? 10 की पावर -7। v बताइए v कितना है? v है 2.2 इंटू 10 की पावर 6। e कितना है बच्चों? e 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और r की वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। r² है ना, एंगस्ट्रॉम को हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया,
0.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर पाओगे यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर काहे में निकल कर आएगा? टेस्ला में। काहे में आएगा? अब जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता दो क्या होगी। भाई इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट कहाँ मूव करेगी? उल्टी डायरेक्शन में। जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हो गई ये, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, डन। अंगूठा बताओ कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। तो हम डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को हम दिखाते हैं गोले के अंदर डॉट बनाकर। गोले के अंदर क्या बनाकर? गोले के अंदर डॉट बनाकर। जल्दी बताइए समझ आया या नहीं आया? तो ये कंडीशन हमारे पास में रहने वाली है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट आपको बताया कि एटम के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना। सर्कुलर कॉइल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस तरीके की क्वेश्चंस हमारे पास में बनने वाले हैं बेटा। एक और कंडीशन आप देख लो, फिर नोट करिएगा आप लोग। बढ़िया सवाल है इस बार, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। दो कॉइल आपको दे रखी है, दोनों कॉइल का जो प्लेन है, प्लेन समझते हो, कॉइल ऐसे है तो ये कॉइल का प्लेन है। ठीक है, दो कॉइल आपको दे रखी है, दोनों की दोनों कॉन्सेंट्रिक है। लैंग्वेज के साथ आएगा, डायग्राम नहीं गिवन मिलेगा आप लोगों को, तो लैंग्वेज से डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा आपको। टू कॉइल्स जो कॉन्सेंट्रिक हैं, कॉन्सेंट्रिक समझते हैं, जिनका सेंटर एक के अंदर एक नहीं, वो कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक है, उसका नाम होता है कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक। यहाँ एक के अंदर एक बिल्कुल नहीं है, उनका सिर्फ सेंटर सेम है और वो डिफरेंट प्लेन में लाई कर रही हैं, डिफरेंट प्लेन में, और दोनों प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी कुछ इस तरीके से है, एक कॉइल तो ऐसे हो गई, ठीक है, और एक कॉइल इसके अंदर हो गई ऐसे, इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर हो गई। समझ में आ रही बात? और दोनों का सेंटर कैसा है? सेम। एक प्लेन तो ये हो गया, ऐसे हो गया, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे हो गया। बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? समझ आ रही है बात? तो पूरा प्रॉब्लम की लैंग्वेज के साथ आएगा कि दो कॉइल हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों के प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उनके सेंटर पर दोनों कॉइल आइडेंटिकल है, दोनों कॉइल की रेडियस भी सेम है, दोनों कॉइल में करंट भी सेम पास हो रही है। उन कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास में। एक कॉइल तो हो गई हमारे पास में ये, डन। एक कॉइल हो गई हमारे पास में ये ऐसे, दो कॉइल है, एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है, समझ रहे हो, ऐसे है, और दोनों कॉइल का जो सेंटर है वो कॉमन है, ये रहा ये। ठीक, एक कॉइल की रेडियस भी कितनी हो गई? r, दूसरी कॉइल की रेडियस भी कितनी हो गई, और दोनों कॉइल में सेम करंट पास हो रही है, यहाँ भी I करंट पास हो रही है, यहाँ भी I करंट पास हो रही है। O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है। अब अगर पहले वाली कॉइल यानी ये वाली कॉइल अगर ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे, इस कॉइल के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ना हमेशा, वो कॉइल के परपेंडिकुलर बनता है। क्या बनता है? हमें डायरेक्शन वायरेक्शन तो गिवन दे नहीं रखी है, तो हम इधर भी मान सकते हैं और इधर भी मान सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन गिवन नहीं है हमारे पास में। समझ में आ रही बात? एक कॉइल हमें ऐसे दे रखी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकता है। एक कॉइल हमें ऐसे दे रखी है, उसका कॉइल परपेंडिकुलर देखो ऐसे, ऐसे भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। यानी ये वाली जो कॉइल हमें दे रखी है ना बेटा, ये वाली कॉइल हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इधर, मान लिया इधर, किधर भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ये वाली कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया इधर। क्योंकि दोनों कॉइल एक जैसी हैं बिल्कुल, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? सेम। और बताओ पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0 I/2R। क्योंकि दोनों कॉइल एक जैसी हैं तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 I/2R, μ0 I/2R। बताओ दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अब बताओ, याद है तुम्हें, जब दो सेम वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनता है, जो वेक्टर ये है वही वेक्टर ये है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? बात को सुनो जरा, इधर उधर मत देखो, बात समझ में आ रही है?
तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में, और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी √2 टाइम्स ऑफ किसी एक के √2 टाइम्स। ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O इज BR इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R एंड मल्टीप्लाई बाय √2। बेटा एक कॉइल ऐसे है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, क्या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। एक कॉइल ऐसे है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। समझ में आ रही बात। मैंने मान लिया कि इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है इधर, मान लिया इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कहीं भी मान सकते हो, जहां भी मानोगे 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, कहीं भी लेट कर लो, उनके बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल ही। बताओ इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हो गया हमारे पास में रिजल्टेंट, यानी टू कॉन्सेंट्रिक जिनके प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। अब नोट करिए आप आगे, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी से नोट करिएगा। फर्स्ट वाला कर लिया आप लोगों ने, बोलिए। चलिए सेकंड वाला करेंगे आप लोग। इस वीक टेस्ट का टॉपिक है बच्चों आपका किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारे टॉपिक है जो बाद वाले उसमें पढ़ाए मैंने। हाँ भाई बच्चों, हो गया, समझ आया। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, ठीक है, तुमने तो पढ़ रखा है ना। करिए नेक्स्ट। नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर थोड़े ज़्यादा होंगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर इतना हो जाएगा, μ0 Ni अपॉन 2R। हाँ बच्चों बोलिए, हो गया।
देखो बेटा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक प्रॉब्लम तो हो गई हमारे पास में ये, इसके जैसा ही एक और सवाल आप देखो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 मिनट रुक जाओ, फिर नोट कर लेना, बाद में कर दूंगा मैं। एक कॉइल तो हो गई बेटा आपके पास में ये, और एक कॉइल हो गई आपके पास में ये, दोनों की दोनों करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। इसकी रेडियस तो हो गई हमारे पास में r, और इसकी रेडियस भी हो गई हमारे पास में r। इसमें भी करंट पास हो रही है, इसमें भी करंट पास हो रही है, दोनों में करंट पास हो रही है, और दोनों में सेम करंट I पास हो रही है। एक कॉइल तो ऐसे है, ऐसे समझ रहे हो आप लोग, और एक कॉइल ऐसे है। जो ये वाली कॉइल है इसके परपेंडिकुलर बना दो, चाहे इधर बना दो और चाहे इधर बना दो। बताओ किस तरफ बनाए, इस तरफ बना दो या इस तरफ बना दो। एक काम करते हैं हम लोग इस बार इस तरफ बना देते हैं कि भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा B। समझ आ गई बात। एक कॉइल ऐसे है, इसके भी परपेंडिकुलर बना दो, चाहे ऊपर बना दो और चाहे नीचे बना दो। समझ में आ रही बात। एक काम करते हैं, इस वाले कॉइल के हम इस बार कहाँ बना देते हैं, ऊपर। ये भी कितना हो गया। अब बताओ दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √B। जब दो सेम वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट जाता है बीच में, और वो होता है किसी एक वेक्टर के √2 टाइम्स। यानी हम कहेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज √2B। और बेटा अगर हम चाहें तो B को लिख सकते हैं μ0I/2R या 2R। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास में सेंटर वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो अब आपको परपेंडिकुलर बनाना है, चाहे आप इस तरफ बनाओ, चाहे आप इस तरफ बनाओ, चाहे आप ऊपर बनाओ, चाहे आप नीचे बनाओ, परपेंडिकुलर बनाकर उनका मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट आपको निकालना है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। एक कॉइल तो है हमारे पास में ये, और बेटा एक कॉइल है हमारे पास में ये। दोनों कॉइल का सेंटर है सेम, कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, लेकिन दोनों इस बार एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही हैं। उसने कहा कि दोनों एक दूसरे से इस बार 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों में सेम करंट पास हो रही है। बताओ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा और कितना होगा। सर थोड़ा सा सोच लो पहले अच्छे तरीके से, √3 भी एकदम से ना बता दिया करो, √3 भी होगा, पहले सोच लो कहाँ जाने वाला है, तुक्के मत लगाया करो, ठीक है। कॉइल ऐसे हो गई, इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर। इधर बना दिया मैंने परपेंडिकुलर। अरे बोलो, ये कॉइल हो गई ऐसे, इसका परपेंडिकुलर बना दिया मैंने इस तरफ, ये हो गया B, हो गया B। एक कॉइल हो गई ऐसे, हो गई ऐसे। बताओ इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। इसका परपेंडिकुलर बना दिया हमने यहाँ पर। बोलो समझ आया नहीं आया। अगर हमने इसका परपेंडिकुलर यहाँ बनाया, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारे पास में कितना, और ये हो गया B हमारे पास में। समझ आ रही बात। ये कितना हो गया B, ये भी कितना हो गया हमारे पास में B। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में। और जब दो के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है, आंसर कितना हो गया, √3B। यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू √3, और B को हम क्या लिख सकते हैं। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा एक और केस इसके अंदर बन सकता है, इसके अलावा एक और केस इसके अंदर बन सकता है। कैसे, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे ये वाली कॉइल थी, ये वाली, इसका आपने बनाया था इस तरफ, बनाया था इस तरफ, समझ रहे हो, हल्के से एंगल पे कॉइल थी। इसका आपने कहाँ बनाया था, क्या ऊपर नहीं बना सकते इसका आप, बोलो बना सकते हो नहीं बना सकते हो। जब आपने इस कॉइल का इधर बना दिया था, तो ये जो कॉइल हल्के से एंगल पर थी, इसका आपने नीचे बनाया। भाई नीचे के साथ साथ हम इसका ऊपर भी तो बना सकते हैं, करंट पर डिपेंड करेगा, ऊपर भी बन सकता है। यानी हमारे पास में कुछ ऐसा केस भी बन सकता है। एक कॉइल तो ये हो गई, एक कॉइल हमारे पास में ये हो गई, ये इनका सेंटर हो गया कुछ ऐसे, इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर B, हो गया। एक ये वाली कॉइल है, बताओ कहाँ बन सकता है इस कॉइल का,
नीचे भी बन सकता है, बना दिया था पिछले केस में मैंने नीचे, और कहाँ बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। ये बना दिया मैंने यहाँ ऊपर। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया? ये बी है तो ये भी कितना हो गया, ये भी बी हो गया। समझ आ रही बात? और ये पूरा एंगल हो गया इनके बीच का 120 डिग्री। कितने डिग्री? अब बताओ ये कितना है और ये कितना है, और दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? अगर दोनों के बीच में 120 डिग्री बनेगा तो रिजल्टेंट भी कहाँ जाएगा, बी। यानी इस केस में ओ वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, और उसकी वैल्यू रहेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट होता है √2b। जब दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट कितना होता है बेटा, √3b। और जब दो वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट कितना बनता है, b। बोलो समझ आया नहीं आया? इस तरीके के केसेस हमारे सामने बन सकते हैं। अरे बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आ गई सभी लोगों को? करिए नोट डाउन। बातें नहीं, बस बातें नहीं। हो गया बच्चों? समझ आ गया कैसे बनाया हमने ये? ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। बेटा ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करिए। बोलिए बच्चों, जल्दी करो भाई बच्चों, समय नहीं है इतना। हो गया? जल्दी कर यार, तो क्या करता रहता है, जल्दी से कर विशु। हो गया? देखो एक रह गया,
पहले एक और बता देता हूँ, उसके बाद नोट करना। ये लास्ट टर्म है आज की क्लास का हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम ये दे रखी है बेटा, यह है सर्कुलर कॉइल, एक वायर यहाँ लगा रखा है, एक वायर यहाँ लगा रखा है। यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसकी वैल्यू है R, और यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 2R। इधर से करंट आ रही है I, और इधर जो करंट चली गई है वो है I1, इधर जो करंट चली गई है वो है I2। यह है सेंटर वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। जो सेंटर वाला पॉइंट है ना हमारा बेटा, ये दे रखा है सेंटर वाला पॉइंट O, इस पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन है सही मायने में। पहले तो आप ये देखो कि इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, या होगा? क्योंकि इतने वायर को आगे बढ़ाएंगे तो ये किससे पास होगा, इसीलिए इतने वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इतने वायर की वजह से कोई होगा, पीछे मिलाएंगे तो O से पास होगा, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऊपर की जो आधी कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन अलग है और करंट भी अलग है, और नीचे वाली जो आधी कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन अलग है और करंट भी अलग है। इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, नीचे वाले का अलग होगा। हमने ऊपर वाले के मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया है B1 और नीचे वाले के मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया है B2, और मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, बताओ ऊपर वाली आधी कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। लविश बताएगा। लविश बताओ ऊपर वाली जो आधी कॉइल है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। μ0 I1 अपॉन 4R, यही होगा। नीचे वाली जो आधी कॉइल है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, μ0 I2 अपॉन 4R। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगी। पहले B1 की डायरेक्शन देखते हैं। बताओ B1 में करंट कहाँ जा रही है, इधर। फिंगर्स को रखा, इधर रखा, अंगूठा बताओ कहाँ जा रहा है, अंदर। यानी इसकी डायरेक्शन तो हो गई क्रॉस। अरे हो गई बेटा, अगर इसकी क्रॉस हो गई तो पक्का इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है। अगर एक की क्रॉस हो गई तो पक्का दूसरे की डॉट हो जाएगी। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया, बोलो। हाँ जी सर, आपने लेक्चर नहीं देखे इसका मतलब। एक मिनट हो, तुम्हें लेक्चर नहीं देखे इसका मतलब नहीं, मैं तो पूरे अपडेट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल देखे नहीं इसका मतलब, नहीं देखे ही नहीं। क्यों भाई, पिछले 2 लेक्चर में कितनी बार आ गया इस फॉर्मूला, 100 बार आ गया होगा। कंठस्थ हो गया बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से। तुमने लेक्चर मिस किए, लेक्चर देखो पहले अपने अच्छे तरीके से, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हैं 2R पूरी कॉइल के लिए होता है, यहाँ आधी कॉइल की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली आधी कॉइल है, नीचे वाली आधी कॉइल है, पूरी कॉइल के लिए होता है 2R। ठीक है, बोलिए सर। नीचे वाले के लिए देख लो डायरेक्शन क्या होगी। ये हो गया इधर करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर, तो डॉट हो गया। हो गया डॉट। एक हो गया क्रॉस, एक हो गया डॉट। एक क्रॉस का मतलब है B1 क्रॉस हो गया यानी अंदर की तरफ, और B2 क्या हो गया, डॉट यानी बाहर की तरफ। तो पक्का माइनस करेंगे। अब बड़े छोटे का तो पता लगा नहीं पा रहे हम लोग यहाँ पर, क्या लगा पा रहे हैं, तो किस में से भी किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में देखेंगे फिर। ठीक है, हमने रिजल्टेंट बनाने के लिए एक काम कर दिया, हमने B1 में से B2 को माइनस कर दिया बेटा, B1 माइनस B2। समझ रहे हो माइनस क्यों किया है, क्योंकि एक क्रॉस है और एक डॉट है। क्रॉस का मतलब है डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब है डायरेक्शन बाहर की तरफ है। जब 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप जानते हो कि माइनस ही करते हैं हम लोग। हमारे पास में आंसर बन गया B इज इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 4 स्मॉल r माइनस μ0 I2 अपॉन 4 स्मॉल r। सो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 स्मॉल r। अंदर क्या बचा बेटा। अब हमारा सवाल यहाँ आकर अटक गया, हमें यही आंसर नहीं छोड़ना है, हमें I1 और I2 की वैल्यू भी यहाँ रखनी है। हमें क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना, हमें I1 I2 की वैल्यू को भी यहाँ रखना है। अब कैसे रखूंगा मैं I1 I2, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए टोटल करंट कितनी है बेटा, यहाँ अगर वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गई, I1 और I2। इधर से I करंट आ रही है और ये I करंट यहाँ आकर 2 पार्ट में ब्रेक हो गई, यानी एक इक्वेशन तो बन जाएगी हमारी ये I1
प्लस I2 इक्वल टू I, क्योंकि I के अंदर से ही I1 और I2 निकले हैं, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है या नहीं है? और पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यहाँ का वोल्टेज बताओ कैसे निकालेंगे? करंट कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, तो ये हो गया I1R। डन। अब यहाँ आ जाओ, करंट बताओ कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, तो ये हो गया I2 इंटू 2R। इसका वोल्टेज तो हो गया I1 इंटू R, इसका वोल्टेज हो गया I2 इंटू 2R। बेटा R से R कैंसिल आउट, बोलो I1 की वैल्यू क्या निकल गई, 2I2, यहाँ रख दो उठाकर। तो क्या बनेगा हमारे पास में, I इज इक्वल टू 2I2 प्लस I2 3I2। बोलो बेटा I2 कितना आ गया, I/3। अरे बोलो, और I2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखो, बताओ I1 कितना आ गया, 2I/3। बोलो आया नहीं आया? और इन दोनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखो, तब जाकर कहीं आपका फाइनल आंसर निकलेगा। इन दोनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। हमने पूरी सर्कुलर कॉइल को हमें दो हिस्सों में बांट कर दे रखा है। ऊपर वाली आधी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो गया इतना, नीचे वाली आधी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो गया इतना। दोनों की डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट, इसीलिए हमने माइनस कर दिया और ये बन गया हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ये आंसर अधूरा है, क्योंकि आंसर हमारा I1 और I2 के टर्म में आ रहा है। फाइनल आंसर हमारा I के टर्म में आना चाहिए। काहे के टर्म में? अब I कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ। I करंट कितने पार्ट में स्प्लिट हो गई, I1 और, तो हमने लिख दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। डन। ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का वोल्टेज कैसा हो गया, यहाँ का वोल्टेज हो गया इतना और यहाँ का वोल्टेज हो गया इतना। R से R कैंसिल आउट, दो इक्वेशन बन गए, I1 I2 सॉल्व किया, यहाँ पुट करेंगे, फाइनल आंसर निकल जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, करिए नोट डाउन।